हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 1 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप टेबल्ड इन नेपाल पार्लियामेंट। नेपाल पार्लियामेंट में नेपाल की गवर्नमेंट ने नेपाल के द्वारा जो नया मैप रिलीज़ किया गया था उस मैप को फॉर्मलाइज करने के लिए और एक लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए इससे रिलेटेड एक बिल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया है अपनी पार्लियामेंट में। और ये नेपाल की जो टेरिटरी है इसको डिमार्केट करने के लिए किया जा रहा है, एक लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर बिल पे ज़्यादातर नेपाल की पार्टीज़ का एक मत है, वो सारी पार्टीज़ यूनाइटेड हैं इस बिल के लिए, लेकिन जो नेपाल की मधेसी पार्टी है जो बेसिकली नेपाल के तराई एरिया जो साउथ रीजन है नेपाल का उस रीजन की पार्टी है, उनके द्वारा इस बिल को वेलकम नहीं किया गया है। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये शेड्यूल 3 ऑफ नेपालीज कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लाया गया है, जिसमें जो कालापानी रीजन का इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट चल रहा था उस डिस्प्यूट से रिलेटेड इस बिल में प्रोविज़न है। और नेपाल ने जैसा अपने पहले भी ऑफिशियल व्यू दिया था कि कालापानी का रीजन नेपाल की टेरिटरी का हिस्सा है और इसीलिए नेपाल उस टेरिटरी को नेपाल के मैप में इंक्लूड करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है। न्यू मैप डिपिक्ट्स द सिल्वर ऑफ स्ट्रेटजीज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लैंड कवरिंग, और इसमें 3 मेन पॉइंट हैं। पहला है लिम्पिया धुरा, देन लिपुलेक और कालापानी। ये 3 रीजन इंक्लूड किए जाएंगे फॉर्मली नेपाल में, और नेपाल का जो पब्लिश मैप है इसको एक लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराया जा रहा है। ये 3 रीजन है, लिम्पिया धुरा, लिपुलेक और कालापानी। लिपुलेक एक पास है, माउंटेन पास है, जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंडिया के द्वारा। अगर हम पूरा ये मुद्दा देखें कालापानी का रीजन, तो कालापानी रीजन एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ये ट्राई जंक्शन है, अगर हम नेपाल और इंडिया की बाउंड्री देखें तो इस तरह से है नेपाल और ये इंडिया की बाउंड्री है। तो यहाँ पर कालापानी रीजन स्थित है। यहाँ पर इंडिया, चाइना और नेपाल, ये 3 कंट्रीज़ का जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन है इसलिए इसको ट्राई जंक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कंट्रीज़ मिलती हैं, इंडिया, चाइना और नेपाल। और इसी पॉइंट में लिपुलेक पास स्थित है, जो 3 कंट्रीज़ के जंक्शन पॉइंट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो कालापानी रीजन है, इस रीजन से ही ओरिजिन होता है काली रिवर का या महाकाली रिवर का, और इस महाकाली रिवर को इंडिया और नेपाल की बाउंड्री माना गया था एज पर सगौली ट्रीटी। तो इस मुद्दे में एक ट्रीटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताती है कालापानी रीजन का, और ये ट्रीटी है सगौली ट्रीटी। ये सगौली ट्रीटी 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल किंगडम के बीच साइन की गई थी, और इस ट्रीटी में इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री को डिवाइड किया गया था और डिमार्केट किया गया था। इस ट्रीटी के अनुसार जो काली रिवर है वो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री डिवाइड करेगी, लेकिन इसमें काली रिवर के ओरिजिन को लेकर डिस्प्यूट है, जिस कारण से ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। जो काली रिवर है इसके अपर स्ट्रेचेस में ये 2 रिवर्स से मिलकर बनती है। अपर स्ट्रेचेस में मेनली 2 ट्रिब्यूटरी हैं। एक ट्रिब्यूटरी अगर हम इस तरह से माने, दूसरी ट्रिब्यूटरीज थोड़ा सा वेस्टर्न साइड से आके मेन काली रिवर बनाती है। तो ये तो है हमारी काली रिवर, और इधर की साइड में ईस्टर्न साइड में है नेपाल, वेस्टर्न साइड में है इंडिया। अब ये जो 2 ओरिजिन पॉइंट हैं, इन 2 ओरिजिन पॉइंट को लेकर सारा डिस्प्यूट है। इंडिया का मानना है कि ये जो ईस्टर्न साइड में ओरिजिन पॉइंट है ये मेन काली रिवर है, इस कारण से इस रिवर के ईस्ट का जितना एरिया वो नेपाल का है और ये पूरा एरिया इंडिया का आता है। अगर हम ऐसा माने तो ये जो पूरा रीजन है ये इंडिया की बाउंड्री में आता है, और यही डिस्प्यूटेड रीजन है जिसमें लिम्पिया धुरिया, लिपुलेक और कालापानी स्थित है। नेपाल के हिसाब से, नेपाल के अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न साइड की ये बाउंड्री है ये काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये मेन काली रिवर है, और अगर हम इस मेन काली रिवर को माने तो ये पूरा एरिया नेपाल की टेरिटरी में आता है। तो इस कारण से पूरा जो कंट्रोवर्सी वो बनी हुई है, और इसको एक फॉर्मलाइज करने के लिए नेपाल ने अपने मैप को के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया है। अगर हम नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा देखें, वैसे हमारे काम की नहीं है लेकिन फिर भी मधेसी कम्युनिटी नॉर्मली जो नेपाल के तराई रीजन में रहती है वो इंडिया की सपोर्टिव कम्युनिटी है, और इंडिया की सपोर्टिव कम्युनिटी होने के कारण भी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड जो पार्टी है उनके द्वारा हालांकि अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वेलकम नहीं किया गया है।
तो ये कालापानी रीजन के कारण नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रेजेंट किया है। सेकेंड न्यूज़ है स्टे मोर विजिलेंट देन एवर अगेंस्ट कोविड-19 थ्रेट। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक वार्निंग दी गई सारे देश के लोगों को कि अभी कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के बाद लोगों को और ज़्यादा विजिलेंट लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड इंडियंस टू स्टे मोर विजिलेंट देन एवर अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ कोविड-19। और आज के दिन यानी 1 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो अनलॉकिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है और इकनॉमी को रीओपन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की है। तो यहाँ पर जो इकनॉमी के लिए जो अनलॉकिंग की प्रोसेस है और एक लॉकडाउन को उठाने की बात है वो की जा रही है, लेकिन कोविड-19 का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है और ऐसा कोई फुल प्रूफ प्रोसेस भी नहीं है जिसको अपनाकर कोविड-19 से 100% बचा जाए। तो इसीलिए ज़रूरत है कि लोग अलर्ट रहें, विजिलेंट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पॉसिबल हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाइजीन और क्लीन जो हैबिट्स हैं वो अपनाई जाएं और मास्क और सैनिटाइज़र और ग्लव्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। अभी अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो इंडिया में संडे के दिन में 8,562 नए केसेस मिले हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड फिर से है। कल के दिन हमने देखा था कि 8,520 केसेस पड़े थे, 8,500 से ज़्यादा केसेस फिर से बढ़े हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस इंडिया में 1,90,000 से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी साइड जो लॉकडाउन है वो हटाया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फेज़ है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें लोगों को सहज रहने की और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जिससे कोविड-19 को बढ़ने से रोका जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेसएक्स स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली डॉक विथ ISS। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 2 एस्ट्रोनॉट को लॉन्च किया गया था एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट से, जिसका नाम था क्रू ड्रैगन। ये जो क्रू ड्रैगन है, जो स्पेसक्राफ्ट है, ये बनाया गया था एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। ये प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के द्वारा ये ऐसे जो लॉन्चेस है वो किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस में ले जाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। इससे पहले जो भी लॉन्चेस किए गए थे प्राइवेट कंपनीज के द्वारा वो केवल कार्गो या कुछ सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए किए गए थे। एस्ट्रोनॉट्स एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को ले जाने के लिए अभी तक कोई लॉन्च नहीं किया गया था। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर लॉन्च है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट विथ 2 NASA एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली डॉक्ड विथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर ए हिस्टोरिक लॉन्च फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये जो लॉन्च है SpaceX का वो किया गया और ये सक्सेसफुली ISS पे डॉक किया जा चुका है। तो ये कमर्शियल स्पेस ट्रैवल में एक नया एक माइलस्टोन माना जा रहा है और US सॉइल से 10 साल के बाद किसी एस्ट्रोनॉट को ऑर्बिट में भेजा गया, इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन माना जा रहा है। ये जो रॉकेट है जिसके द्वारा ये ले जाया गया वो रॉकेट है फॉल्कन 9 रॉकेट, जिसने लॉन्च किया 2 स्पेस में जाने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट को। SpaceX बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल इनटू ऑर्बिट। और ये जो खिताब मिला है एक प्राइवेट कंपनी को, वो 3 गवर्नमेंट के बाद मिला है कि अभी तक USA, रसिया और चाइना, केवल ये 3 सरकारें थी, ये 3 गवर्नमेंट की एजेंसीज थी जिन्होंने किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा था और पहली बार एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये काम किया गया है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। USA, रसिया और चाइना, केवल इन गवर्नमेंट्स की जो स्पेस एजेंसी है इनके द्वारा ही एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा गया था। ISS के बारे में देख लेते हैं हम। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, या फिर इसको हम एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कह सकते हैं। ये सैटेलाइट अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। लो अर्थ ऑर्बिट करीब 400 किलोमीटर की हाइट पे है अर्थ की सरफेस से, और ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट मानी जाती है जिसमें जो एस्ट्रोनॉट है वो रहते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ISS प्रोग्राम ये एक लॉन्च किया गया था प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है, जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के द्वारा मिल के लॉन्च किया गया था। ये एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट माना जा सकता है इसको, और 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज़ के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 1998 में। तो ये 5 एजेंसीज़ हैं NASA USA की,
रॉसकोस्मोस रसिया की, जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, ईएसए यूरोप की स्पेस एजेंसी और सीएसए कनाडा की स्पेस एजेंसी। तो हम कह सकते हैं कि यूएसए, रसिया, जापान, यूरोप और कनाडा की इन पांच कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था। और इसकी जो ओनरशिप है और यूज़ है स्पेस स्टेशन का वो अलग अलग इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट के बेसिस पे किया जाता है। ISS सर्व एज ए माइक्रोग्रेविटी एंड स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी। ये माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन क्रिएट करती है, या अगर हम स्पेस में जो ग्रेविटी होती है उस ग्रेविटी में जो एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं वो ISS में किए जाते हैं। और स्पेस एनवायरनमेंट में ये एक लेबोरेटरी की तरह काम करती है इन विच साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। फिर चाहे हम बात करें एस्ट्रोबायोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी की, मेट्रोलॉजी की, फिजिक्स या अदर फील्ड की, तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट को करने होते हैं वो ISS एक परफेक्ट प्लेस बन जाता है कि स्पेस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किए जा सकें। ये जो स्टेशन है इट्स सूटेड फॉर टेस्टिंग द स्पेसक्राफ्ट सिस्टम एंड स्पेसक्राफ्ट रिक्वायर्ड फॉर पॉसिबल फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन टू मून एंड मार्स। तो नासा के और बाकी स्पेस एजेंसीज के जो फ्यूचर के मिशंस हैं डीप यूनिवर्स में जाने के, जो मून पे जाने के या फिर मार्स पे जाने के, तो उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी ISS में किए जाते हैं। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है स्पेस में, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है स्पेस में, और लार्जेस्ट सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, जो रेगुलरली अर्थ से नेक्ड आई से देखी भी जा सकती है। इसकी हाइट करीब 400 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से। तो ISS एक रिसर्च लेबोरेटरी की तरह काम करती है जो 5 कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट किया गया, और काफ़ी स्पेस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट के लिए ये स्टार्ट की गई लेबोरेटरी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम, पेज नंबर 9 पे नेक्स्ट न्यूज़ है। होम मिनिस्ट्री गेव 94 ऑर्डर्स इन 68 डेज। होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो लॉकडाउन के टाइम में लॉकडाउन से रिलेटेड अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन रिलेटेड करीब 94 ऑर्डर्स 68 डेज में दिए गए। तो ये जो सारे ऑर्डर दिए गए हैं ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं और कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए दिए गए थे, बिकॉज होम मिनिस्ट्री ही नोडल एजेंसी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए। इन 68 days since national lockdown it was imposed to combat COVID-19 pandemic। तो ये जो ऑर्डर हैं ये पर्टिकुलर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत दिए गए थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था, और ये जो एक्ट है ये 2004 की जो सुनामी आई थी जो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे इसने प्रॉपर्टी और ह्यूमन लॉस किया था, उसके बाद ये एक्ट लाया गया सो दैट जो भी नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, उससे रिलेटेड ये एक्ट लाया गया था 2005 में। तो 2005 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इट वाज इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सिंस लेजिस्लेशन वाज ड्राफ्टेड इन 2005। तो 2005 में इस एक्ट के बाद पहली बार देखा गया है कि इससे रिलेटेड जो ऑर्डर हैं वो कंट्री में इन्वोक किए गए। एक्ट ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री। पहली बार इस एक्ट से रिलेटेड रूल भी पास किए गए और पहली बार उनसे रिलेटेड एक लीगल फ्रेमवर्क भी कंट्री में बना। तो 2005 के बाद 2020 में 15 साल के बाद कंट्री में ऐसी सिचुएशन बनी है कि इतने बड़े लेवल पे डिजास्टर को मैनेज करने के लिए इस एक्ट के प्रोविजंस को एक्चुअल में इन्वोक किया गया और उससे रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क भी बनाए गए। अब इस एक्ट के अनुसार नोडल मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री, और इसके अंतर्गत ये भी बात की गई है कि जो स्टेट्स होंगे और जितने भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होंगे वो अपने अपने टेरिटोरियल एरिया में अपने रिलेटेड जो कानून हैं जो रूल्स हैं वो पास कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेन ब्रॉड लॉ। तो जो मेजर लॉ होता है वो तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक ब्रॉड वे में इशू किया जाता है उसकी गाइडलाइंस, और उन गाइडलाइंस के अंतर्गत जो भी लॉ किसी स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट के लिए बनाने हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने डिस्ट्रिक्ट में मैनेजमेंट के लिए बनाने हैं तो वो बनाए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज कैन फ्रेम देयर ओन रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री। ये बात इस एक्ट में की गई है। इसके अलावा जो मार्च 24 से लॉकडाउन की प्रोसेस थी उसको लिफ्ट करने के लिए भी अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ही कुछ मेजर्स लिए गए हैं और 1 जून से इसको रिलैक्स किया गया है। तो ये जो यहाँ पर कुछ डिसीजन दिए गए हैं जो कोविड-19 को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए पिछले कुछ महीनों में, जैसे कि इंटरनेशनल वीज़ा में रिस्ट्रिक्शन
इसी के तहत लिया गया था 14 डे का क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम कोविड-19 अफेक्टेड कंट्रीज एंड मेडिकल स्क्रीनिंग। इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो मेजर अप्लाई जाने हैं वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत था। इंटरनेशनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बैन किया गया, क्लोजर ऑफ फ्लाइट और रेलवे इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स, नेशनल लॉकडाउन जो किया गया था, या फिर माइग्रेंट वर्कर्स के क्वारंटाइन से रिलेटेड जो रूल्स आए थे उनके मूवमेंट से प्रिवेंट को रोकने के लिए जो रूल्स आए थे, नेशनल लॉकडाउन 2.0, 3.0, 4.0। तो ये जो सारे रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ही लाए गए और उससे रिलेटेड ही प्रोविज़न को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे रूल लाए गए थे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस बार काफ़ी न्यूज़ में है, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने एग्जामों में, आगे आने वाले एग्जाम्स में। सेकेंड न्यूज़ है टाटा सन्स टू मैन्युफैक्चर श्री चित्रा इंस्टीट्यूट टेस्ट किट। श्री चित्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा एक टेस्टिंग किट कोविड-19 के केसेस को टेस्ट करने के लिए बनाई गई थी, जो बहुत ही फास्ट टेस्टिंग किट मानी जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि 2 घंटे में ये टेस्ट किट रिजल्ट दे देगी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोविड-19 है कि नहीं। अब इसका एक मास लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा टाटा सन्स के द्वारा। तो टाटा सन्स जो होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, इट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग किट। ये जो टेस्टिंग किट है ये आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी पे स्थित है, बेस्ड है। आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी क्या है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी है विच कैन प्रोड्यूस रिजल्ट इन सिग्निफिकेंटली लेस टाइम, देयर बाय इंक्रीजिंग द थ्रूपुट ऑफ लैब्स इन इंडिया। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो बेसिस है कोविड-19 के केसेस का, उसको बहुत ही स्पीडी वे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साइक्लोन ब्रूइंग इन अरेबियन सी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया था कि अरेबियन सी में एक साइक्लोन टाइप की कंडीशन बन रही है और ये साइक्लोन वंस ग्रोन अप इट विल मूव टुवर्ड्स गुजरात एंड महाराष्ट्र बाय जून 3। तो 3 जून तक ये साइक्लोन का मूवमेंट गुजरात और महाराष्ट्र तक शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है आईएमडी ने ऑलरेडी बताया था कि, और मॉनसून से रिलेटेड जो अपनी फोरकास्ट की थी उसमें मॉनसून को डिले होने का कारण आईएमडी ने बोला था कि एक साइक्लोन जो अरेबियन सी में डेवलप हो रहा है इसके कारण मॉनसून डिले हो सकता है। ये जो साइक्लोन है इसका जो बेसिस है, जो स्टार्टिंग है, वो अभी लो प्रेशर एरिया माना जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर इंडिया के पेनिनसुलर रीजन का मैप देखें तो ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर गुजरात हो गया ये वाला रीजन, और ये पेनिनसुलर इंडिया। तो इस रीजन में पहले साइक्लोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्स्ट लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया, और ये धीरे धीरे ग्रेजुएट होते होते धीरे धीरे साइक्लोन में कन्वर्ट होता है। लो प्रेशर एरिया के बाद डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन बनता है, और डीप डिप्रेशन के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू साइक्लोन। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो साइक्लोन की होती है। आईएमडी का मानना है कि ये जो साइक्लोन धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है और ये महाराष्ट्र या गुजरात के रीजन में पहुंचने वाला है। जून 3 तक ये जो पूरी प्रोसेस है वो की जाएगी और इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे साइक्लोनिक स्टॉर्म में चेंज हो जाएगी। जो भी मूवमेंट है ये पैरेलल कोस्ट के अलोंग होगा। ये पेनिनसुलर इंडिया के जो कोस्ट है इसके पैरेलली मूव कर रहा है साइक्लोन, और ये इसकी गुजरात या महाराष्ट्र में पहुंचने की बात कही जा रही है आईएमडी के द्वारा। If cyclone turns towards mainland, it would otherwise then associated destruction stall the monsoon. अगर ये साइक्लोन मेनलैंड इंडिया की तरफ आता है तो ये मानसून से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उनको स्टॉल कर देगा और मानसून रोक देगा, जिसके कारण मानसून स्टॉल हो सकता है। और ऐसी जो प्रॉब्लम है वो लास्ट ईयर भी देखने को मिली थी, और लास्ट ईयर साइक्लोन वायु ने यही काम किया था। साइक्लोन वायु विच फॉर्म्ड इन अरेबियन सी स्टॉल द मानसून आफ्टर इट एंटर्ड केरला ऑन जून 8। तो जो मानसून लास्ट ईयर देखा गया था तो वहाँ पर भी साइक्लोन वायु के द्वारा मानसून को लास्ट ईयर रोका गया था। तो उस तरह की जो घटना है वो इस बार भी हो सकती है, ऐसा आईएमडी की तरफ से वार्निंग आई है। इसके अलावा आईएमडी ने बोला है कि अगर हम मानसून को स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो मानसून से रिलेटेड जो पैरामीटर्स है वो ये बता रहे हैं कि मानसून इंडिया में आ गया है। मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग मानसून वर बीइंग मेट।
तो यहाँ पर हमने कल देखा था कि मॉनसून आने के जो क्राइटेरिया है वो आईएमडी के द्वारा 3 क्राइटेरिया माने जाते हैं, 3 पैरामीटर्स माने जाते हैं। उन 3 पैरामीटर्स को एक बार देख लेते हैं। पहला जो पैरामीटर था वो रेनफॉल का पैरामीटर था, और ये जो रेनफॉल का पैरामीटर था वो माना जाता है कि अगर 10 मई तक जो 14 वेदर स्टेशंस केरला में लगाए गए हैं, उन 14 वेदर स्टेशंस में से अगर 60% वेदर स्टेशन रिपोर्ट करते हैं कि 2.5 mm की रेनफॉल 2 दिनों तक लगातार हुई है, तो ऐसे केस में मॉनसून डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मेन फैक्टर है, जो पैरामीटर है वो है रेनफॉल। 2 दिन लगातार 2.5 mm की रेनफॉल होने के बाद मॉनसून की जो कंडीशन है वो मानी जाती है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है डेप्थ ऑफ वेस्टर्लीज शुड बी मेंटेन्ड अप टू 600 हेक्टोपास्कल। डेप्थ ऑफ वेस्टर्ली सेकेंड पैरामीटर मेजर किया जाता है आईएमडी के द्वारा। और तीसरा पैरामीटर है OLR, जो विच शुड बी बिलो 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो तीसरा पैरामीटर है OLR। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पर आईएमडी के द्वारा फोरकास्टिंग की जाती है। फ्रेंड टर्न्स फॉर द ओली प्रॉब्लम। अब नेपाल और इंडिया के बीच जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, ये अभी के टाइम में कुछ ज़्यादा काफ़ी तेज हुआ है। और अगर हम जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, उनकी और इंडिया की जो केमिस्ट्री है उसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली इनका बिहेवियर था, एटीट्यूड था इंडिया की तरफ। 2015 तक जो KP शर्मा ओली नेपाल के अभी के प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो भी वर्क थे, उनके जो भी एक्शन थे, वो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप में काफ़ी ज़्यादा माने जाते थे। और इंडिया के रिलेशंस ज़्यादा फ्रेंडली करने के लिए इनकी एक अहम भूमिका रही है। लेकिन 2015 के बाद जो परसेप्शन है उनका इंडिया के लिए वो चेंज हुआ, ऐसा मानना है डिप्लोमेट्स का। तो इन डिप्लोमेट्स, अगर हम इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को समझने वाले डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स की माने, तो इनके अकॉर्डिंग जो परसेप्शन है मिस्टर ओली का एज एंटी इंडिया माना जा रहा है आज के टाइम में, ओनली गोज बैक अबाउट 5 years। पिछले 5 सालों से ही ये परसेप्शन है। प्रायर टू 2015, इफ वी वर टू आस्क which Nepali politician had worked most consistently toward strengthening ties with India, तो उसका आंसर होगा KP शर्मा ओली। तो 2015 से पहले माना जा रहा है कि KP शर्मा ओली ही ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन 2015 के बाद ये जो इनका एटीट्यूड है वो चेंज हुआ है। अगर हम पहले की बात करें तो 1996 में इन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से ब्रेक करके अगेंस्ट जाके इंडिया और नेपाल के बीच महाकाली रिवर के वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को सपोर्ट किया, और बाकी भी काफ़ी काम किए गए। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये हम मान सकते हैं कि 2015 से पहले इनका जो बिहेवियर था या इनका जो परसेप्शन था इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव था। लेकिन 2015 के बाद जब नेपाल का अपना नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद इनका परसेप्शन इंडिया के लिए चेंज हुआ। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा माना जा रहा था कि जो नेपाल की मधेसी कम्युनिटीज़ हैं, नेपाल जैसे हमने अभी बात किया था, अगर हम ये नेपाल कंट्री है, इसमें मेनली नेपाल हिमालयन नेशन है। ज़्यादातर नेपाल का पार्ट हिमालय से घिरा हुआ है। नेपाल का केवल ये साउथ का एरिया है जो प्लेन एरिया माना जाता है, जिसको तराई बोला जाता है। तो ये एरिया इंडिया के तराई एरिया से कॉन्टिग्यूअस है और ये इंडिया से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इंडिया और नेपाल के इस एरिया का जो कल्चर है, जो लैंडस्केप है, वो काफ़ी सिमिलर है। और तराई रीजन में रहने वाले जो कम्युनिटी है उसको मधेसी कम्युनिटी कहते हैं। तो नेपाल का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो मधेसी कम्युनिटीज़ के काफ़ी सारे कंसर्न को उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया था, जिस कारण से कम्युनिटी, जो मधेसी कम्युनिटी है, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए। और ऐसा नेपाल में माना जाता है कि जो मधेसी कम्युनिटी है वो इंडिया के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, या इंडिया मधेसी कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो KP शर्मा ओली का मानना था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन नेपाली कांग्रेस के लीडर सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो एक वहाँ पर एक झटका लगा था KP शर्मा ओली को। उसके बाद से भी उनका परसेप्शन चेंज हुआ। इसके अलावा जब KP शर्मा ओली दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोइराला सरकार के बाद इन्होंने अपनी सरकार बनाई, ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय इंडिया और नेपाल के बीच एक बड़ा ब्लॉकेड हुआ जो कई महीनों तक चला, और नेपाल में जो इंडिया की तरफ से सप्लाई जाती थी वो नहीं जाई। तो उस समय भी ऐसा परसेप्शन बन गया था कि ये जो ब्लॉकेड है वो इंडिया के द्वारा कराया गया है, ऐसा नेपाल में परसेप्शन बन गया था, जिसके कारण से काफ़ी परसेप्शन नेपाल की लीडरशिप का और इनका पर्टिकुलरली चेंज हुआ है इंडिया
के लिए। तो वंस इलेक्टेड मिस्टर ओली फेस द ब्लॉकेड एट इंडिया नेपाल बॉर्डर दैट सॉ सप्लाईज इनटू लैंडलॉक्ड नेपाल स्टॉप्ड ऑन इंडियन साइड फॉर मंथ्स। तो कई महीनों के लिए ब्लॉकेड था, जिसका जिम्मेदार ये इंडिया को मानते हैं। और उसके बाद उन्होंने आने के बाद 2016 में चाइना से एक ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट कर लिया, और नेपाल की जो लैंडलॉक होने की प्रॉब्लम है वो अब इंडिया के भरोसे ना रहकर उन्होंने चाइना से अपना सी के लिए एक्सेस प्राप्त कर लिया। अगर हम नए मैप से रिलेटेड बात करें तो ये मैप 2019 में इंडिया की तरफ से जब रिलीज़ किया गया था, तो उस समय भी नेपाल में काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन के द्वारा विरोध किया गया इस मैप का, और नेपाल की जो गवर्नमेंट है, केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है, उसका विरोध किया गया। तो ऐसा माना जा रहा था कि नेपाल में कू की कंडीशन बन सकती है, उनकी सरकार गिराई जा सकती है, जिसके कारण केपी शर्मा ओली अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से इस मुद्दे को मैनेज कर रहे हैं, इस मुद्दे को संभाल रहे हैं, और इसको सबसे प्रायोरिटी पे इनके द्वारा डील किया जा रहा है। और एक तरह से ये अपनी लेगेसी भी बनाना चाहते हैं अपनी कंट्री में, अपने इस नेशनलिस्ट पॉइंट को देकर, बिकॉज मैप के मुद्दे को लेकर नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा ये इमोशनल सब्जेक्ट बन गया है, और काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किए गए। तो इसलिए भी अपने जनता को भी दिखाने के लिए ये इस तरह के जो स्टैंड है वो ले रहे हैं। अगर हम नेपाल में बाकी पार्टीज़ की बात करें तो हर एक पार्टीज़ को कुछ ना कुछ क्रेडिट दिया जाता है। जैसे नेपाल की जो कांग्रेस है, नेपाली कांग्रेस, माना जाता है नेपाल में ये जो जनरल परसेप्शन है कि उस कांग्रेस की वजह से डेमोक्रेसी लाई गई नेपाल में। जो नेपाल में मोनार्की है वो वहाँ के जो प्रचंदा है उनके द्वारा एंड की गई मोनार्की की जो पूरी प्रोसेस है। तो ये भी अपनी एक लेगेसी बनाना चाहते हैं, और इसी कारण से इन्होंने मैप के मुद्दे को बहुत ही स्ट्रांगली लिया है। और अगर हम इंडिया और नेपाल के बीच जो डायलॉग की प्रोसेस है उनको देखें तो ये बॉर्डर रिलेटेड जो डायलॉग है वो इंडिया और नेपाल के बीच में 5-6 सालों में नहीं होते हुए दिखे हैं। हालांकि टॉप लीडरशिप की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आश्वासन दिए गए, लेकिन कुछ बातचीत नहीं हुई, जिस कारण से नेपाल में एक तरह का ग्रीवांस क्रिएट हो गया था। अगर हम बात करें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर लेवल की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में ही बोला था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होगी कालापानी और सुस्तर डिस्प्यूट से रिलेटेड, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच। लेकिन पिछले 6 सालों में ऐसी कोई मीट नहीं हुई है। इसके अलावा एक एमिनेंट पर्सन ग्रुप की रिपोर्ट आनी थी, उस रिपोर्ट को रिलीज़ करने का रिक्वेस्ट नेपाल के द्वारा किया गया था कि इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसको रिलीज़ किया जाए और बॉर्डर के डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। लेकिन इसकी रिपोर्ट भी रिलीज़ नहीं की गई इंडिया के द्वारा। और नेपाल में मिस्टर शर्मा के जो मिस्टर ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, उनके एक एनवॉ की विजिट होनी थी। नेपाली एम्बेसडर इंडिया में आके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मीटिंग करना चाहते थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन वो पर्टिकुलर मीटिंग भी कैंसिल कर दी गई। तो नेपाल के कुछ रिक्वेस्ट थे जिनको टाइमली एंटरटेन नहीं किया गया, और इंडिया और नेपाल के बीच उस लेवल पे बातचीत नहीं हो पाई, जिस कारण से ये जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। तो ये भी कुछ रीज़न माने जा सकते हैं जिसने इंडिया और नेपाल के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप है, उसको थोड़ा सा शोर तो बना दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन ज़रूरत है इसको पीसफुली सॉल्व करने की, और नेपाल एक हिस्टोरिकल फ्रेंड रहा है इंडिया का, और इंडिया को भी चाहिए कि जो फ्रेंडली नेबर्स हैं हमारे, उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखें। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 14 पे, वर्ड पेज पे, ट्रंप पोस्टपोन G7 समिट सीक्स टू एक्सपेंड लिस्ट ऑफ इन्वाइटीज। अब जो G7 समिट होने वाली थी यूएसए में, वो G7 कंट्रीज़ की समिट को कैंसिल कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और उन्होंने ये जो मीट है वो सितंबर या उसके बाद करवाए जाने की बात की है, और ऐसा माना जा रहा है कि उनके द्वारा बाकी कंट्रीज़ को भी इन्वाइट किया जाएगा। लेकिन किस तरह से ये इनवाइट किया जाएगा, वेदर बाकी कंट्रीज़ को परमानेंट G7 में एंट्री दी जाएगी या केवल एज ए स्पेशल इन्वाइटी बुलाया जाएगा, ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रसिया को दोबारा से इनवाइट किया जाए इंडिया G7 के ग्रुप में। इसके अलावा इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया जाना चाहिए। अगर हम G7 कंट्री के बारे में देखें तो ये वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार काफ़ी आउटडेटेड ग्रुप है, इसलिए इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। G7 कंट्रीज़ 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, और दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर इन कंट्रीज़ को माना जाता है। ये कंट्रीज़ है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। G7 से पहले G8 वो ग्रुप था
जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस 8 कंट्रीज़ का ग्रुप था, लेकिन रसिया को 2014 में एक्सपेल करने के बाद ये G8 जो ग्रुप है वो G7 में चेंज हो गया। अब रसिया को क्यों एक्सपेल किया गया था? क्योंकि रसिया ने जो क्रीमिया का एरिया था उसको हड़प लिया था। जो बराक ओबामा थे वो थे यूएसए के प्रेसिडेंट उस समय, और यूएसए के प्रेसिडेंट ने उस समय G8 के ग्रुप से रसिया को हटा के G7 का ग्रुप बनाया था। तो आफ्टर मॉस्को अनेक्स्ड क्रीमिया रीजन फ्रॉम यूक्रेन, तो क्रीमिया रीजन बेसिकली यूक्रेन का रीजन था, लेकिन रसिया ने इसको अपने टेरिटरी में मिला लिया और उसके बाद रसिया को G8 से निकाल के इस ग्रुप को G7 में चेंज कर दिया गया। कोरोना वायरस नंबर क्रॉसेस 6 मिलियन। टोटल कोरोना वायरस के वर्ल्ड में केस 6 मिलियन हो गए हैं, यानी करीब 60 लाख लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं आज की डेट में कोरोना वायरस से। और अभी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, इनमें केसेस की जो संख्या है, जो काउंट है, वो बढ़ने की जो दर है वो कम हो गई है। और अब अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ में ये जो केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री माना जा रहा है। ब्राज़ील एपिसेंटर बन गया है साउथ अमेरिका में। करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गए हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वर्ल्ड लेवल पर 3.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस प्रॉब्लम से, और 6 मिलियन 60 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा हिट कंट्री है साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मोस्टली हिट कंट्री मानी जा रही है। लास्ट पेज पे एक न्यूज़ है, रेयर स्कॉर्पियन फिश फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो इंडिया और श्रीलंका के बीच है। अगर हम मैप देखें, ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया, यहाँ पर है श्रीलंका, तो यहाँ ये गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया है। यह हो गया आपका बे ऑफ बंगाल और ये है अरेबियन सी। तो गल्फ ऑफ मन्नार का ये एरिया, यहाँ पर रेयर स्कॉर्पियन फिश पाई गई जो नॉर्मली अलाइव इंडियन वाटर में अभी तक नहीं देखी गई थी। इट वॉज डिस्कवर्ड अलाइव इन इंडियन वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये जो खोज है ये की गई है रिसर्चर्स के द्वारा, जो सेंट्रल मराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोच्चि में स्थित है, उसके रिसर्चर्स के द्वारा इस फिश की स्पीसीज खोजी गई है गल्फ ऑफ मन्नार में। ये जो फिश है ये कैमोफ्लॉज्ड है, यानी कि अपना रंग है वो चेंज कर लेती है विद इन द सीग्रास मीडोज में रहने वाली ये स्पीसीज है। इट इज़ वेल नोन फॉर इस स्टिंजिंग वेनॉम स्पाइन एबिलिटी टू चेंज कलर एंड फाउंड ड्यूरिंग एन एक्सप्लोरेटरी सर्वे ऑफ सीग्रास इकोसिस्टम। तो सीग्रास इकोसिस्टम के स्टडी के दौरान ये जो स्पीसीज है वो देखी गई। फर्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर स्पीसीज वॉज फाउंड अलाइव इन इंडियन वाटर। पहली बार जीवित मिली है ये इंडियन वाटर्स में। दिस फिश हैज़ द एबिलिटी टू चेंज कलर, ये अपना कलर चेंज कर सकती है। ब्लेंड विथ इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के साथ उसी के कलर को ले सकती है। टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड वाइल्ड प्रेइंग, तो जो इसके शिकारी हैं प्रीडेटर से बचने के लिए और प्रे करने के लिए, अपने शिकार के लिए ये अपना कलर चेंज कर सकती है, एनवायरनमेंट का ही कलर ले सकती है। ये जो फिश है इसको स्कॉर्पियन फिश बोला जा रहा है बिकॉज इसके स्पाइंस में एक तरह का वेनॉम है, न्यूरोटॉक्सिक वेनॉम होता है, और इस वेनम के थ्रू ये प्रेडेटर को भी अपने से दूर रखती है और शिकार भी करती है। तो ये कैमोफ्लेज भी है, मतलब अपना कलर भी चेंज कर सकती है ये स्कॉर्पियन फिश, और एक तरह से इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनॉम भी होता है। व्हेन द स्पाइंस पियर्स इन एन इंडिविजुअल, किसी के अंदर अगर उसके स्पाइंस जाते हैं तो वेनॉम गेट्स इंजेक्टेड इमीडिएटली, वो जो जहर है इसके स्पाइंस में वो इमीडिएटली इंजेक्ट हो जाता है, विच कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल। तो अपनी रक्षा के लिए एक तरह का इकोसिस्टम ये बना है इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ में कि ये अपने वेनॉम से दूसरे को घायल कर सकती है और अपनी रक्षा कर सकती है। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैमोफ्लेज्ड, अपना रंग कलर बदलने का एबिलिटी है इसमें, वेनॉम है इसके पास, स्पाइंस विथ वेनॉम, ये कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है। ये फिश है रेयर स्कॉर्पियन फिश। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। लास्ट में हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, किस दिन वर्ल्ड
नो टोबैको डे या एंटी टोबैको डे मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई या फिर 31 मई? आज का सेकंड क्वेश्चन है, युगर मुस्लिम्स आर नेटिव ऑफ विच कंट्री? युगर मुस्लिम किस कंट्री के नेटिव माने जाते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और ईरान। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस एंड आज के आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।